हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको मेरी पहली स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जो मैंने थिन सिलेंड्रिकल शेल पर बनाई थी। उसी यूनिट का बचा हुआ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो लास्ट टर्म पे हमने ये पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल शेल है और उसके दोनों एंड्स पर हमने फ्लैट प्लेट लगा दी है, तो उस केसेस में हमारी सिग्मा सी और सिग्मा एल क्या क्या होंगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी, और किसी सिलेंडर का डिज़ाइन करना है यदि हमें, तो उसके लिए हमें उसकी थिकनेस या बाकी कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिलेंड्रिकल शेल का जो अगला टॉपिक है वो ये है कि यदि हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल शेल है, इसके दोनों एंड्स पर यदि हमने स्फेरिकल एंड्स लगा दिए, मतलब हेमी स्फेरिकल एंड्स लगा दिए हैं। अब सवाल क्या उठता है कि यदि इसके दोनों एंड्स पर हमने हेमी स्फेरिकल शेल लगाए हैं, तो इनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला जनरेट होना चाहिए। तो उस फॉर्मूले को निकालने के लिए ही आज ही हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यदि सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करें तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में हमने दो स्ट्रेस पढ़ी थी, सिग्मा C1 जिसे हम सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस भी कहते हैं, PD/2T। क्योंकि इस वाले पोर्शन की थिकनेस हमने T1 मानी है तो PD/2T1, और सिग्मा L1 PD/4T1। अब यदि हमें सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन निकालनी है सिलेंड्रिकल पोर्शन में, तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, यहां पर हमने स्ट्रेन को E से डिनोट किया है, कहीं कहीं पर एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं, तो कोई सा भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आपने हुक्स लॉ में पढ़ा होगा। ये हुक्स लॉ वो वाला हुक्स लॉ नहीं कह रहा हूं मैं, जो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो हमने हुक्स लॉ होता है जो 3 डायमेंशन के लिए होता है, कि यदि हमारी किसी 3 डायमेंशनल बॉडी पर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस काम कर रही हैं, तो उनके लिए एक फॉर्मूला आपने जो EGK में रिलेशन पहले भी पढ़ा होगा, यदि डिप्लोमा में आप लोगों ने इतनी स्टडीज करी होगी, और यदि जो भी नए बच्चे हैं तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि यदि किसी बॉडी पर केवल एक स्ट्रेस काम कर रही है तो ये होता है सिग्मा x। तो इसमें कितनी स्ट्रेन डेवलप होती है हुक्स के नियम से, सिग्मा x/E। लेकिन यदि हम इसी बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचे तो ये सिग्मा y मान ली हमने, टेंसाइल स्ट्रेस लगा दी हमने इसके ऊपर। और पॉइजन रेशियो के अनुसार आपने, पॉइजन रेशियो को न्यू से डिनोट करूंगा मैं, लेकिन जो R.K. राजपूत किताबें या कुछ और किताबें हैं उनमें 1/m से डिनोट किया गया है। तो न्यू का मतलब है 1/m। तो न्यू क्या होता था, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ध्यान से समझिए कि ये वाली इक्वेशन कैसे बनती है, कि दिस माइनस दिस कैसे हुआ, कि ये जो सिग्मा y है इसकी वजह से अपनी ही डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन डेवलप होगी, सिग्मा y/E, और ये अपनी डायरेक्शन के लिए क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। और यदि लॉन्गिट्यूडनल में न्यू की मल्टीप्लाई कर दें तो लेटरल स्ट्रेन आ जाती है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाती है। तो यदि हमने सिग्मा y/E में न्यू की मल्टीप्लाई कर दी, तो अब हमारे पास जो स्ट्रेन होगी x डायरेक्शन में वो कितनी होगी, सिग्मा x/E होती यदि ये ना होती, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे न्यू इंटू सिग्मा y/E, क्योंकि इसकी वजह से जो डेवलप होगी स्ट्रेन, ये टेंसाइल है तो ये इसको रिड्यूस करेगी, और इसमें न्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। यदि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन भी यही है। तो हमने सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन निकाल ली किसमें, सिलेंड्रिकल पोर्शन में। तो सिग्मा C1/E माइनस न्यू इंटू सिग्मा L1/E बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिग्मा C जो होता है वो ट्वाइस ऑफ सिग्मा L होता है, तो ट्वाइस सिग्मा L1/E माइनस न्यू इंटू सिग्मा L1/E। सिग्मा L1
बाहर ले लिया आपने, अपॉन ई भी बाहर ले लिया, तो ये आ गया 2 माइनस न्यू। यहाँ पर ये जो न्यू है इसे हम पॉइजन रेशो कहते हैं, और सिग्मा एल का फॉर्मूला होता है पी डी अपॉन 4t और t1, क्योंकि सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो गई कि सिलेंड्रिकल पोर्शन में कितनी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन डेवलप होगी। अब बात आती है स्फेरिकल पोर्शन की। स्फेरिकल पोर्शन कैसा होता है? स्फेयर की तरह। स्फेयर मतलब फुटबॉल जिसकी कोई लंबाई नहीं होती। तो जब लंबाई नहीं होगी तो चाहे इसकी कोई सी भी डायरेक्शन लेंगे आप, तो आपके पास केवल और केवल सिग्मा सी ही डेवलप होगा हर डायरेक्शन में। तो सिग्मा सी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास, क्योंकि ये टॉपिक हम आगे भी आगे पढ़ेंगे और इसका पूरा डेरिवेशन सीखेंगे कैसे आया ये, तो अभी आप केवल इस सिग्मा सी की वैल्यू याद कर लीजिए कि सिग्मा C2 बराबर PD अपॉन 4T2 होगा। अब यदि हम इसी को सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन निकालना चाहें सेमी सर्कुलर पोर्शन में, मतलब जो हेमी स्फेरिकल पोर्शन है, इसको और इसको यदि हम कंबाइन कर दें तो स्फेरिकल पोर्शन बन जाएगा एक पूरा का पूरा। तो स्ट्रेन निकालेंगे स्फेरिकल पोर्शन में, इसी प्रकार से निकालेंगे तो सिग्मा C2 अपॉन ई माइनस न्यू इंटू, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर भी सिग्मा सी है, तो सिग्मा C2 अपॉन ई। सिग्मा C2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस न्यू, तो पीडी अपॉन, क्योंकि इसके केस में स्फेरिकल के केस में हमारा सिग्मा सी की वैल्यू क्या होती है? पीडी अपॉन 4T2। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर पीडी अपॉन 4T कहां से आया है सिग्मा सी के लिए, ये केवल और केवल स्फेरिकल पोर्शन के लिए होता है। तो ये EC2 बराबर हो गया पीडी अपॉन 4T2E इंटू 1 माइनस न्यू। दोनों इक्वेशन जनरेट हो गई। मतलब क्या निकाला हमने कि इसके अंदर जब फ्लूइड भरा जाएगा तो उसकी वजह से इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में कितनी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन डेवलप होगी, मतलब डायमीटर में कितना चेंज आएगा, और स्फेरिकल पोर्शन में कितना चेंज आएगा, मतलब इस पोर्शन पे कितना चेंज आएगा। अब हमें यदि ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो, मतलब इन दोनों के जंक्शन पर कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे लीकेज होने की संभावना हो। तो क्या होना चाहिए? फॉर नो डिस्टॉर्शन एट द जंक्शन, कि दोनों की सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन बराबर होनी चाहिए। तो दोनों की आप वैल्यूज बराबर कर दीजिए। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन की है, ये हमने यहां पर रख दिया। ये हमारे पास स्फेरिकल पोर्शन की है, यहां पे रखा, दोनों को सॉल्व करा तो ये हमारे पास आ गया T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस न्यू अपॉन 2 माइनस न्यू। तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि T2 की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, एक तो T1 पर या उसके मेटीरियल पर, मेटीरियल का मतलब पॉइजन रेशो पर, और लगभग सभी मेटेरियल्स के लिए पॉइजन रेशो 1/4 से 1/3 के बीच में होती है, मतलब 0.25 से 0.33 के बीच में। इसका मतलब न्यू की वैल्यू हमेशा 1 से कम है, और यदि 1 से कम है तो ये जब आप यहां से 1 से कम वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे भी 1 से कम रखेंगे तो ये रेशो हमेशा 1 से कम आएगी। इसका मतलब T2 हमेशा T1 से कम आएगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिस थिकनेस का आप सिलेंड्रिकल पोर्शन बना रहे हैं उसी थिकनेस का आपको स्फेरिकल पोर्शन भी बनाना है, वो पोर्शन उससे कम थिकनेस का होगा। और इस कम थिकनेस के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम अपना मटेरियल सेव कर सकते हैं कि सपोज 12 mm की थिकनेस में सिलेंड्रिकल पोर्शन बन रहा है, तो और हो सकता है हमारा 8 mm की शीट में हमारा स्फेरिकल पोर्शन बन जाए, तो हमारा कितना मटेरियल सेव होगा ये आप समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थिन शेल का ये लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद लास्ट लेक्चर होगा हमारा, जिस लेक्चर में मैं थिन शेल के न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगा। और टिप्स क्या दूंगा, बिल्कुल इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। और हर बार इसमें से यदि आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो भी इसमें से न्यूमेरिकल 100% आता है। इसमें से लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की दोनों की डेफिनेशन आई है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलवाया है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, 10 नंबर के न्यूमेरिकल में। तो इम्पोर्टेंट है, आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस यूनिट से।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन डायमेंशंस ऑफ ए cylindrical shell. तो हमें एक सिलेंड्रिकल शेल में ये निकालना है कि कितनी डायमेंशन में चेंज आएगा। यदि आप अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसके द्वारा यदि हम दोबारा से इसको लिख रहे हैं, 3 तरीके की डायमेंशन में चेंज आएगा। नंबर 1 डायमीटर में कितना चेंज आएगा, नंबर 2 लेंथ में कितना चेंज आएगा, और नंबर 3 वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। यही 3 चेंजेस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन अभी आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, ई सी बराबर सिग्मा सी अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा एल अपॉन ई, या ट्वाइस सिग्मा एल अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा एल अपॉन ई, या सिग्मा एल अपॉन ई को बाहर ले लिया और सिग्मा एल की वैल्यू पुट कर दी, तो पी डी अपॉन 4TE और 2 माइनस न्यू। इसे इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेते हैं। और EC क्या है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा डी अपॉन डी या EC। तो EC बराबर डेल्टा डी अपॉन डी बराबर PD अपॉन 4TE 2 माइनस न्यू। तो इस इक्वेशन से हम डेल्टा डी बराबर PD स्क्वायर अपॉन 4TE 2 माइनस न्यू ये निकाल सकते हैं कि हमारी डायमीटर में कितना चेंज आएगा। अब लेंथ में चेंज निकालना है हमें, तो हम कौन सी स्ट्रेन निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को क्या लिखते हैं, EL कितना होगा, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा सी अपॉन ई, या सिग्मा एल अपॉन ई माइनस न्यू इंटू 2 सिग्मा एल अपॉन ई, या इसको हम लिख सकते हैं, सिग्मा एल कॉमन ले लीजिए, तो पी डी अपॉन 4TE 1 माइनस 2 न्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, EL बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया स्टूडेंट्स। और यहां से डेल्टा एल बराबर पी डी अपॉन 4TE और साथ में एल ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस 2 न्यू। तो इसके द्वारा हम चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। अब बात आती है चेंज इन वॉल्यूम की। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, समझिए। यदि सिलेंडर का वॉल्यूम आप निकालना चाहें तो कितना होगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल, या पाई आर स्क्वायर एल, या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल। यहां पर मैंने जानबूझ करके कैपिटल डी लिया है, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पर डी आएगा, स्मॉल डी, तो उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको, अदरवाइज कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dv इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 तो ऐसे ही रहेगा, डी स्क्वायर को ऐसे ही रखोगे तो dl प्लस एल को ऐसे ही रखोगे तो 2d इंटू dd। डिफरेंशिएशन वो बाय पार्ट्स। तो 2 वेरिएबल है, डायमीटर और लेंथ, तो
एक को कांस्टेंट माना, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट माना, पहले का डिफरेंशिएशन। अब इस पूरे को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो dv अपॉन v, तो पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर एल से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो यहां बचेगा आपका डी स्क्वायर डी एल अपॉन डी स्क्वायर एल प्लस 2LD अपॉन डी स्क्वायर एल इंटू डी डी। और यदि आप इसे कट करेंगे तो यहां बचेगा DL अपॉन एल प्लस डी से एक डी कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो 2DD अपॉन डी। तो आप यहां से यदि ध्यान दें कि इसको मैं स्मॉल ले लेता हूं, चेंज ले लेता हूं, क्योंकि डीवी का मतलब भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी अपॉन वी बराबर मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, बेसिकली EL। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इन दोनों की वैल्यू को यदि पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, EL की जगह लिख सकते हैं हम PD अपॉन 4TE 1 माइनस 2 न्यू, तो PD अपॉन 4TE 1 माइनस 2 न्यू प्लस ट्वाइस ऑफ EC, और EC हमारे पास PD अपॉन 4TE 2 माइनस न्यू। यदि इसमें से आप PD अपॉन 4TE कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 न्यू प्लस 4 माइनस 2 न्यू, तो कुल मिलाकर के डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू हो जाएगा PD अपॉन 4TE 5 माइनस 4 न्यू। और यहां से आपको चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला तैयार हो गया, इनटू वॉल्यूम इनटू 5 माइनस 4 न्यू। सबसे ज्यादा आने वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आता है। वॉल्यूम निकलवाएगा वो आपसे, चेंज इन डायमीटर निकलवाएगा, चेंज इन लेंथ निकलवाएगा। लास्ट ईयर भी यदि आप देखेंगे तो उस क्वेश्चन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकलवाई है और चेंज इन वॉल्यूम निकलवाया। अब चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो हमें दोनों के दोनों तो निकालने ही पड़ेंगे, EC और EL। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चेंज इन डायमेंशन का टॉपिक था। एक छोटा सा टॉपिक और रहा है जिसको मैं अभी आपको करा रहा हूं, और उसके बाद इस यूनिट को हम नेक्स्ट टर्न पर विद न्यूमेरिकल समाप्त कर देंगे। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मत भूलिएगा। टॉपिक का नाम है बिल्टअप शेल्स। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, बस एक छोटा सा लॉजिक समझना है कि बिल्टअप कहते किसे हैं। आपने एक वर्ड सुन रहे होंगे, आज बहुत ज्यादा सुनते हैं कि सीमलेस। सीमलेस का मतलब होता है विदाउट जॉइंट। एक्चुअल में तो विदाउट जॉइंट होता है, लेकिन जॉइंट तो होता है। जैसे यदि आप बाजार में जाएंगे तो जो हमारी शीट्स होती हैं जिनके द्वारा मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग पहले लेक्चर में सिखाई थी कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, सिलेंड्रिकल शेल बनते हैं, तो उस शीट का एक पर्टिकुलर साइज होता है। उससे बड़ी शीट आपको अवेलेबल नहीं होगी, वो ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। मान लीजिए हमें
बहुत बड़ा एक सिलेंड्रिकल शेल बनाना है, यदि आप कभी किसी ऑयल डिपो को देखा हो आपने, तो उतना बड़ा आप ऑर्डर पे बनवा करके भी उसको बना नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर पे शीट तो बनवा लेंगे लेकिन उतनी बड़ी रोलिंग मशीन नहीं मिलेगी आपको। तो हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिए कि सपोज ये हमारी कोई शीट है जो बाजार में अवेलेबल है, जिसका साइज स्टैंडर्ड साइज है, सपोज 8 फीट बाई 4 फीट। अब मुझे एक सिलेंड्रिकल शेल बनाना है जिसकी डायमीटर कुछ ज्यादा है। अब जैसे जैसे मैं डायमीटर बढ़ाऊंगा तो सरकमफेरेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो ध्यान से समझिए, मैं क्या करूंगा कि इसके आगे एक शीट और जोड़ूंगा और इसको उसी तरीके से हम वेल्ड करेंगे वी ग्रूव बना करके, कि यदि मुझे 2 शीट जोड़नी है, मान लीजिए मैंने ये 2 शीट जोड़ दी, तो यहां पर हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे, मैंने बताया था आपको कि यहां पर चैम्फरिंग करेंगे और चैम्फरिंग करने के बाद इसके अंदर वेल्डिंग भरेंगे। तो इस प्रकार से आप और भी जॉइंट लगा सकते हैं। तो यहां से सिर्फ आपको जो चीज समझाने वाली बात है कि जब मैं इसकी लंबाई बढ़ा रहा हूं और इसको फिर मैं ऐसे करके रोल करूंगा, तो ये सारे के सारे जॉइंट्स इसकी सरकमफेरेंस पे आ जाएंगे, समझ रहे हैं। और जब मैं इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा तो वो सारे के सारे लंबाई में आ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस में रोल प्ले करेंगे। बस इतना सही लॉजिक यदि आपको समझ में आ गया है, तो हमारे पास सीमलेस होगा तो उसमें कोई जॉइंट नहीं होगा। जॉइंट का मतलब कोई जॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई सिलेंड्रिकल वेसल हो ही नहीं सकता, लेकिन एक जॉइंट होगा, सिंगल जॉइंट, बस ये वाला, तो उसे हम कहते हैं सीमलेस। लेकिन इससे एक से ज्यादा यदि जॉइंट हो गए तो हम उसे बिल्ट अप शेल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जब ज्यादा जॉइंट्स होंगे तो इन जॉइंट्स की अपनी अपनी एफिशिएंसी होगी। तो हमने मान लिया कि लेट ईटा सी एफिशिएंसी ऑफ circumferential joints and eta L efficiency of longitudinal joints। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो लंबाई में जॉइंट्स आएंगे वो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस में रोल प्ले करेंगे, सरकमफेरेंस पा जाएंगे वो सारे के सारे। तो कुल मिलाकर के जब मैं सिग्मा सी का फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें मल्टीप्लाई करूंगा ईटा एल की और वही फॉर्मूला लिख दूंगा पी डी अपॉन 2t। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जिससे कि एक नया फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो गया, केवल पी डी अपॉन 2t इंटू ईटा एल। मतलब सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की एफिशिएंसी आएगी। एक तो ये फॉर्मूला आपको नया याद करना है, लेकिन इक्वेशन कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। और यदि हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू ईटा सी बराबर पी डी अपॉन 4t। सो यहां पर आपका फॉर्मूला सिग्मा एल बराबर पी डी अपॉन 4t ईटा सी। तो जहां पर भी यदि आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट्स दे रखी है तो उनका उपयोग इस प्रकार से करना है। बाकी यहां तक आपका थिन सिलेंड्रिकल शेल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रन पे मैं आपको न्यूमेरिकल और साथ में एक छोटा सा टॉपिक थिन स्फेरिकल शेल वो और कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।